तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा ही है, क्योंकि और पार्टियां दिखाई नहीं दे रही हैं, सच में नहीं दिखाई दे रही हैं। और दो तीन इंटरव्यूज़ हुए, दो तीन माहौल देखे, तो एक हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक विधानसभा की एक बाइट आई, कोई पर्ची खर्ची हो तो हमारा नाम कितने हो तो बता दो। हमारे साथ हैं जवाहर यादव जी। सर नमस्कार, राम राम। नमस्कार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बाइट आई, कोई पर्ची खर्ची में हमारा नाम हो तो बता दो, टांग दो। हरियाणा की जनता जी हुड्डा साहब के शासन को, भेदभाव का शासन, जी युवाओं के साथ अत्याचार करने का शासन, जी लोगों की जमीन पर पहले सेक्शन 4(6) के नोटिस करना, जब वो पूंजीपतियों के हाथ में आ जाए उसके बाद उनको रिलीज करना, इसका शासन। इवन इसका उदाहरण मैं नहीं कह रहा, दो उदाहरण बता दूँ। किरण चौधरी कहती थी कि रोहतक और भिवानी की कोई बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती थी। जैसे ही रोहतक के बाद गड्ढे शुरू हो, मतलब भिवानी जिला शुरू हो गया। उसके बाद कुमारी शैलजा कहती थी कि 2011 के आसपास मैं निफ्ट लेकर आई थी। वो कहती थी जब तक हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे उन्होंने निफ्ट बनने नहीं दिया। उसके बाद खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने, पंचकुला में स्मृति ईरानी जी और खट्टर साहब ने उसका शिलान्यास किया, अब उसका उद्घाटन हो गया। तो हरियाणा में भेदभाव का जनक, युवाओं की प्रतिभा का समाप्त करने का जनक अगर कोई व्यक्ति है तो वो श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। पर्ची खर्ची क्या होती है? अगर आपके HCS का रिजल्ट आता है उसमें पहले ही निकल आता है कि, और मैं तो एक बार पूछता हूँ, मेरा तो हर बार ये रहता है, ऐसा क्यों होता है कि जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार है उसके बच्चे अचानक इंटेलिजेंट हो जाते हैं? OSD के बच्चे कैसे इंटेलिजेंट हो गए, MLA के बच्चे कैसे इंटेलिजेंट हो गए, और जो अन्य लोग थे उनके बच्चे, उनकी पार्टी के व्यक्ति, उनके जिलाध्यक्ष का बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता है, उनके घर के लोग इंटेलिजेंट हो जाते हैं। हमारी सरकार है, इसमें कांग्रेसी भी लगेगा, इसमें इनेलो का भी लगेगा, इसमें भाजपाई भी लगेगा, इसमें किसान भी लगेगा, मजदूर भी लगेगा, दलित भी लगेगा। जिसके पास खाने की व्यवस्था जिसकी और मोदी और मनोहर जी करते हैं, यानी कि जिनको फ्री राशन देते हैं, उनके बच्चे भी लगेंगे। और उसके बाद हमारी एक कांग्रेस की विधायिका, नाम लेने पर है, उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने अभी भी सदन में बोला कि हमारे यहाँ योग्यता से नौकरी लगते हैं, और इसके कारण कांग्रेस के विधायक का भी बच्चा अपनी योग्यता से नौकरी लगता है। ये हमारी सरकार में ही होता है। अभी मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन से पहले ये 50-60 हज़ार भर्तियाँ हो जाएंगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक 56 की भर्ती है, कैंसिल भी है। देखो मैं आपको बच्चे भी दिखाऊंगा, ये पीछे बैठे भी हैं, एक बार आइयो भाई। ये सारे युवा आ जाओ एक बार यहाँ पे। ये सारे युवा हैं जी जो कोर्ट में इन्होंने अपना वकील भी किया था। नितेश भाई, अपना वकील जगदीप भाई, इस मुद्दे पर कई बार आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से अपील और गुजारिश दोनों कर चुके हैं कि 56 के पेपर को हुए 8-9 महीने हो चुके हैं, क्योंकि पेपर 6-7 अगस्त को हुआ था। और पेपर लेने में सरकार ने जो मंशा दिखाई काबिल तारीफ़ थी, क्योंकि रातों रात कोर्ट खुलवा के जो बच्चे नाराज़ थे, हताश थे, इतने साल बाद पेपर हो रहा था, कैंसिल हो के अब बच्चों में यही डर है कि आज कोर्ट में उसकी हियरिंग चल ही रही है अभी भी, तो यही डर लग रहा है कि कहीं कैंसिल का कोई वो ना हो जाए। क्योंकि 1-2 बार बीच में यूट्यूब पर और ये जो अपोजिट गैंग है इन्होंने कई बार मुद्दे बनाए हैं, कैंसिल गैंग के नाम से साहब ने उनको संज्ञा दी है कि कैंसिल गैंग कई बार बात कैंसिल गैंग भर्ती रोकने के बाद केस कर देते हैं। तो इन्हीं से थोड़ा यूँ था कि एक बार यादव जी से आज आपने बताया कि अब आ जाओ मिल लेते हैं, तो मिल के आप बता भी रहे हैं कि कैंसिल नहीं होगा, तो संतुष्टिजनक बात हमारे लिए। तो हाँ जी, देखो, अब एक तो इनको लेकर मैं बात करता हूँ। एक बार इन भाई को आप कैमरे पे एक बार अपनी फ़ोटो में ले लो, फिर मैं इनकी बात करता हूँ। आप इनको मैं आश्वासन करना चाहता हूँ कि ढूल बहन भाई के प्रयासों को हम सफल नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। और ये देखो, जब मैं कहता हूँ ढूल बहन भाई के प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे, तो इनको पता है कि भर्ती रोको गैंग कौन है। किसी कीमत पर हम भर्तियों को रद्द नहीं होने देंगे। आज तक मैं मेरे अपने साथियों को कहता हूँ, अभी तो इस पे माननीय न्यायालय ने निर्णय करना है, माननीय न्यायालय में हम अपना पक्ष रखते हैं, निर्णय न्यायालय ने करना होता है। परंतु मैं अपने मित्रों को कहना चाहता हूँ, इनको ये विश्वास रखना चाहिए कि आज तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, माननीय न्यायालय ने आज तक खट्टर साहब की एक भी भर्ती रद्द नहीं की है। हुड्डा साहब कहते हैं ना, कर्ची फर्ची कहाँ चलती है, फिर उनकी 13 भर्तियाँ रद्द क्यों हुई आज तक, और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जी। तो उनकी 13 भर्तियाँ इसलिए तो रद्द हुई कि कहीं ना कहीं उनमें भ्रष्टाचार था। हमारी एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई। मैं अपने छोटे भाइयों को, बहनों को कहना चाहता हूँ, वो निश्चित रहिए, माननीय न्यायालय अच्छा निर्णय देगा
और मेरे हिसाब से जितने फैक्ट्स की जानकारी मुझे है और एक विधि का छात्र होने के नाते जितनी जानकारी मुझे है, इनकी जल्दी भी इनका परिणाम भी आएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी मैंने लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू किया था, किसी एडवोकेट ने आपको लेटर भी भेज दिया, सम्मन भी भेज दिया। हाँ हाँ, वो जैसा एक हमारे यहाँ भर्ती गैंग है जी तो मैंने तो किसी का कुछ कहा नहीं था जी। और उसमें ये आरोप लगा कि उनकी जो ब्राह्मणों को भी जो आर्थिक आधार पर जो नौकरियां मिलती थी, तो मैं आज भी रिकॉर्ड पे कहता हूँ कि डुल बहन भाई भर्ती रोको गैंग के सदस्य ये बता देंगे है या नहीं है भाई। हाँ हाँ है। अब हम किसी का नाम नहीं ले रहे, ना उन्होंने नाम लिया ना मैंने लिया, पर ये मेरे एक मित्र है जी। रविंदर डुल। अच्छा। उन्होंने मुझे लीगल नोटिस दे दिया जी कि भाई आपने मुझ पे ये आरोप लगाया है कि ब्राह्मणों का जो आर्थिक आधार पर जो उनको नौकरी मिलती थी उसका मैंने विरोध किया। जी। अब मैंने तो उनका नाम लिया नहीं, उन्होंने मुझे लीगल नोटिस दिया, वो उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने मुझे क्यों दिया। परंतु फिर मैं कह रहा हूँ, अपने सभी साथियों को कह रहा हूँ, बहन भाइयों के प्रयास हम किसी भी कीमत पर अनैतिक प्रयास पूरे नहीं होने देंगे। हाँ, जहाँ तक कोई भी हमारा विपक्ष का मित्र है, अगर उसको कहीं लगता है खामियां, हमें सुझाव दे, अगर वो खामियां होगी तो उनको दूर करने का हम निरंतर प्रयास करेंगे। सुधार की गुंजाइश सदैव होती है और मेरा तो आपको भी कहना होता है। ये जितने मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ जिनके पेपर का रिजल्ट आना है, ये इसलिए परेशान हैं, इनको ये विश्वास है कि हम एवर होने से पहले अगर योग्यता के आधार पर नौकरी लग सकती है, वो केवल खट्टर सरकार में लग सकती है, ये इनका विश्वास है। इस विश्वास के कारण, और ये जितने लोग हैं इनमें से कोई एक नहीं लगता जो कोई 50 लाख करोड़ रुपए 10 लाख 20 लाख किसी को दे सकते हैं। मुझे इनकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता, पहली बार मिल रहे हैं। इनमें कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, इनके मन में नहीं है कि पर्ची खर्ची कहीं हो। आज तक ये किसी के पास गए नहीं होंगे कि जी हमारी पर्ची ले लो या हमारी खर्ची ले लो। इन्होंने अपना पूरा समय लाइब्रेरी में बिताया है, अपना पूरा समय पढ़ने में बिताया है, और यही हमारी ताकत है कि आज जो पहले नेताओं के चक्कर काटते थे, माननीय मुख्यमंत्री ने उनको लाइब्रेरी में बैठा दिया और अपनी योग्यता के साथ ही आ रहे हैं। और मुझे लगता है महीने 2 महीने बाद आप इनमें से अनेक लोगों का इंटरव्यू कर रहे होंगे कि आपकी नौकरी लगी और आपको बधाई हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप अभी बादशाहपुर से तैयारी कर रहे हैं और बादशाहपुर हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है, लगभग 4 लाख क्रॉस वोट हो चुकी होंगी। तो पिछली बार नहीं जीत पाए, वहाँ पे खामियां ये भी लगती कि हर बार भाजपा अपने उम्मीदवार को बदलती रहती है। 2009 में पहली बार ये विधानसभा बनी, अब आप वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपके पास मतलब किन चीज़ों का आपने सामना करना पड़ेगा, या क्या वहाँ की परिस्थितियाँ कितने आपके पक्ष में है, विपक्ष में क्या माहौल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीट को 100% जीतेगी। ग्राउंड पे मुख्यमंत्री की नीतियों को इम्प्लीमेंट हुआ है, मुख्यमंत्री और मोदी जी की नीतियों से सब लोग खुश हैं। तो ये जो मोदी और खट्टर जी की जो जोड़ी है, ये प्रचंड बहुमत के साथ देश में और प्रदेश में फिर से आ रही है। बादशाहपुर का विषय है, 40,000 से अधिक परिवारों को वहाँ BPL कार्ड, जिनको हम पीले राशन कार्ड कहते हैं, ये बनाकर हमने उसमें मदद की है, उन तक ये चीज़ें वहाँ पहुँचाने में मदद की है। युवाओं को ये विश्वास दिलाया है कि योग्यता, और हमारे यहाँ तो नौकरी लोग कम मांगते हैं, खासकर गुड़गांव जिला ऐसा है जहाँ सरकारी नौकरी का वो चाव नहीं है जो रेवाड़ी, मेहंदगढ़, भिवानी, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, हिसार में होता है। गुड़गांव में वो वाला क्रेज नहीं है। वहाँ तो व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है या वो अपने अन्य काम करना चाहता है, अधिकतर लोग वहाँ के ये है, तो वहाँ नौकरी का उस तरह का क्रेज नहीं है। तो युवाओं को उसकी योग्यता के आधार पर चीज़ें मिले, वो हमने प्रयास किया है। वहाँ जो मुख्यमंत्री ने पारदर्शी योजनाएं दी हैं, इवन गरीब व्यक्ति है उसको आयुष्मान कार्ड मिला है, 3,000 की पेंशन शुरू हुई है, ये सब के लिए उसको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती। वो जवाहर यादव के ऑफिस आ जाए, वहाँ तक पहुँच जाए, सारी चीज़ें उनके घर पे पहुँच जाती है। और इसलिए हमारे विधानसभा में 6 ऑफिस चल रहे हैं। मैं अभी बादशाहपुर से कुछ भाई मेरे को मिले, मैं लास्ट टाइम जब आपके यहाँ आया तो वहाँ से निकला तो किसी ने देख लिया तो रोक ली, बात करने लगे, यूथ थे, यूँ बोले यहाँ से। मैंने उनसे पूछा भाई कौन यहाँ से इलेक्शन की तैयारी कर रहा है? बोला जी वैसे तैयारी कर रहे हैं, अगर जवाहर यादव जी को मिल जाए तो ठीक है। मैं बोला क्यों? बोले जी वो काम करते हैं, उन्होंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी वो कर दी, अदरवाइज तो गोली ज़्यादा देते हैं इधर लोग। देखो, ये एक स्वभाव की बात है। देखिए, मैंने ये तो प्रयास किया है, जो चीज़ नहीं हो सकती उसके लिए मना करना, और जो प्रयास से हो सकती है। एक होता है 2-3 तरह की, एक चीज़
पहले प्रयास से हो जाएगी, एक कभी हो नहीं सकती, एक आपको लगातार मेहनत करके होगी। तो जो हो नहीं सकती वो तो हाँ भरता नहीं मैं, पहले प्रयास से होती है वो जाती है। फिर मेरा एक स्वभाव है, जब तक जो चीज़ हो सकती है और जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, जब तक उसको करा नहीं लूँ, तब तक मैं चैन से नहीं बैठता। ये मेरा एक स्वभाव है। चाहे हमारे जितने आंदोलन चले हों, उनमें देखा होगा हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने कच्ची कॉलोनियाँ पास करी, एक एक की फाइल उठाकर जेई से लेके डायरेक्टर तक मैं गया हूँ। कोई ईगो नहीं है इसमें, चाहे वो फरुखनगर की कॉलोनियाँ रही हो, चाहे वो न्यू पालम विहार के आसपास की कॉलोनियाँ रही हो, चाहे वो आपके धुमसपुर की कॉलोनियाँ रही हो, चाहे वो एवेन्यू 69 रही हो, मोहाल इनक्लेव रही हो, ऐसी अनेकों कॉलोनियाँ हैं। और आज सुल्तानपुर लेक में कुछ कॉलोनियाँ आ गई 5 किलोमीटर के दायरे में, जिस पे ऑब्जेक्शन लगा है, उसकी फाइट हम अलग से करेंगे। और जो अभी फरुखनगर की 11 कॉलोनियाँ और बची है, उनकी एक एक आपत्तियाँ दूर करा रहा हूँ, पर्सनली जाके पुरा रहा हूँ, पेपर अपने हाथ से लेता हूँ। तो ये जिद है जो मुझे लगता है कि हमें ये बताती है कि भाई हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये मेरे साथ जुड़ता है, एक इतना मैं मानता हूँ। भाजपा में बहुत बड़े बड़े कद्दावर लोग जुड़ रहे हैं अभी। नवीन जिंदल जी का भी नाम आया है, नवीन जयहिंद का भी नाम आया, बहुत सारे लोगों के नाम और भी आ रहे हैं और जुड़ भी चुके हैं। अभी खबर मिली कि वो कैसी है, सही है कि नहीं, आप ही बताएंगे कि इलेक्शन के आखिर आते 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 बाबू बेटा भी आ जाएंगे मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह भी आ जाएंगे। देखिए, ये तो किसको ज्वाइन कराना है पार्टी तय करती है। स्माइल तो कुछ बताइए। हाँ, पार्टी तय करती है कौन लोग पार्टी में आने आएंगे। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं दे देता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, इनको हम किसी भी कीमत पे पार्टी में नहीं लेंगे। ये मैं एक ऑफिशियली आपको बयान दे रहा हूँ, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ तैयारी तो कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ भेदभाव के प्रतीक है, योग की प्रतिभा खत्म करने के प्रतीक है। दीपेंद्र हुड्डा जो ये कहता है कि इस खट्टर पट्टर कहाँ से हमें नहीं पता, और जिस बिल से आए उस बिल में डालकर ऊपर से डांट लगा देंगे, जिसकी मानसिकता में इतना जहर भरा हो, उस व्यक्ति की भाजपा में जरूरत नहीं है। तो इसलिए इन दो नामों की मैं पुष्टि करता हूं आधिकारिक रूप से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा को हम किसी भी कीमत पे भाजपा में नहीं लेंगे। और कौन कौन बड़े चेहरे आ रहे हैं सर? वो समय का इंतजार कीजिए। अभी राजनीति में अभी तो होगा क्या, 10 लोकसभा हैं, 10 की 10 आप जीत भी रहे हैं, खबर नहीं आती 1-2 का तो नाम कटा, जब जीते हुए तो क्यों नाम काट रहे हैं सर आप? देखिए, चुनाव कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये पार्टी हाईकमान तय करता है। दूसरा, एक और चीज़ मान लो, कभी भी आप लोकसभा उठा के देखो या विधानसभा उठा को, जो 10 लोग लड़े होते हैं, 10 के 10 5 साल बाद या 90 के 90 5 साल बाद रिपीट नहीं होते, चाहे वो पार्टी सत्ता में है तब भी, नहीं है तब भी। आज तक का रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप पूरे देश का देखिएगा। ऐसा नहीं है कि 10 जो कांग्रेस के समय में लड़े होंगे वो 10 के 10 अगली बार जीत लड़े होंगे, या जो इनेलो के 10 लोग लड़े हैं वो अगली बार। तो बड़ा कट्टर सा दिल करके इस तरीके का डिसीजन ले लेती है, एक्सपेरिमेंट कर ही लेती है वो, किंतु परंतु सोचती नहीं है किस विषय पे कि भाई किसका नाम बदलना है, किसका नाम हटाना है, उसको हटा ही देती है, हटाना है तो हटा नहीं देती है, ऐसा नहीं है। उसको और कोई जिम्मेवारी देती है, उसका स्थान बदल देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस कार्यकर्ता को सिस्टम से बाहर करती है, ऐसा नहीं है। आज मान लीजिए हमारा कोई सांसद और विधायक है, उसके लिए कुछ और बड़ा सोचती है, और ज़्यादा सोचती है, उसका संगठन में उपयोग करती है, उसका अन्य जगह पर उपयोग करती है। तो ये वो नहीं है जो काटने मारने वाली वार कांग्रेस में चलती है, वो हमारे यहाँ नहीं होती। अंतिम सवाल की तरफ, झज्जर रेवाड़ी में मोदी जी का कार्यक्रम था, एम्स की शुरुआत करनी थी, तो उस कार्यक्रम में कितना इम्पैक्ट पड़ा मोदी जी के आने से? हरियाणा में भाजपा की स्थिति का क्या समीकरण बदला? देखिए, मोदी जी और खट्टर जी की जोड़ी 10 की 10 लोकसभा और प्रचंड बहुमत से हरियाणा विधानसभा जीतने जा रही हैं। दोनों हमें इतने श्रेष्ठ नेता मिले हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे खट्टर जी हो, जो पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसमें रखते हैं। आज जितने भाई बैठे हैं जो है, इनसे पूछो कभी COD ग्रुप में, वहाँ तो इंटरव्यू भी नहीं होता, कभी ऐसा किसी जाति को ये लगा है कि ये भाजपा की सरकार आने से हमारा प्रतिनिधित्व कम हो गया? हर जाति प्रचंड उससे आ रही है। हाँ, आ रहा है कि पहले जिनको चौटाला साहब, हुड्डा साहब लगाते थे, उसमें लगते थे दबंग, उसमें लगते थे लठवाले, जो कहते थे अरे हमने तो हुड्डा साहब को पकड़ लिया जाके। अब उसी समाज का व्यक्ति वो लगता है जो गरीब है, जो कहता था जी हमारी सरकार है, पर उसका नंबर बेचारे का नहीं आता था। अब वो कहता है जी हमारी सरकार है नहीं है, इससे हमें
चीज़ें खड़ी कर दी कि अब मेरा बालक नौकरी लग सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ जींद उपचुनाव का। जी जाति से एक व्यक्ति जाट था, मुझे मिला। एक हमारी जेबीटी की लड़की जो आंदोलनकारी थी, हमने जब प्रयास किया था वो 12,371 माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो भर्ती हुड्डा साहब के समय की थी, लग गई, कोर्ट में मामला फंसा हुआ था। हमने तो जींद में जिस घर में मैं बैठा था वो बनिया परिवार था, वहाँ पर वो व्यक्ति आया हुआ था। उसने कहा भाई साहब मैं जाट हूँ, आज जिस गोल चक्कर पे मैं केले का ठेला लगाता था, आज मेरा बेटा वहाँ ट्रैफिक पुलिस में है उसी गोल चक्कर पे। क्या बात। और उसकी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। वो कहते जी हमारे लिए तो हमारी सरकार आप आई है, बुढ़ा के दे गया हमें बहकाने के अलावा। तो जो गरीब है ना वो किसी भी जाति का हो, इसलिए हम कहते हैं ना कि जाति अब यादव जाट या गुजर दलित पंडित नहीं रही, जाति केवल दो ही है, अमीर और गरीब। और जो किसी भी जाति में गरीब है उसको मुख्य धारा में लेके आना, ये मोदी जी का और खट्टर जी का प्रयास है, उनका सपना है। इलेक्शन के मात्र 1.5 महीना रहेगा सर, 1.5-2 महीना मान ले। बड़ी बड़ी रैलियां कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं, भाजपा ऐसी रैली नहीं कर रही। भाजपा यहाँ पे बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बस आराम से शांत होकर चले गए, कोई झंडा नहीं, कोई नारे नहीं, कुछ नहीं, बड़ा साइलेंट सा। इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं आप? ऐसे ही भाजपा से इलेक्शन जीत जाती है भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। असली लड़ाई कार्यकर्ता जाकर लड़ता है, इसलिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग अलग होती है, चुनावी रैलियां और वो अलग होगी। ऐसा नहीं है कि हम चुनावी रैलियां नहीं करेंगे, जब वो समय आएगा तब वो भी करेंगे और उसके बाद भी हम करते रहते हैं। अब अपने प्रयास पे, अब अपने विधानसभाओं में, लोकसभा में हमारे वर्तमान पूर्व संभावित सब लोग रैलियां करते रहते हैं। अनेकों रैलियों में मुख्यमंत्री भी जाते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व भी आता है, परंतु हम अपनी रणनीति से जीतते हैं। और अपनी रणनीति मैं आपको बताकर विपक्षियों तक पहुंचा दूं, इतना मैं भी नहीं हूं। जी बस मैं आपका धन्यवाद चाहूँगा सर। हाँ, और मैं अपने मित्रों को दोबारा इनको कहना चाहता हूँ, वैसे तो माननीय न्यायालय का निर्णय आने वाला होगा, पर जितने फैक्ट्स की जानकारी मुझे है, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को संजीदगी से ले रहे हैं, मैं ये मानकर चलता हूँ कि इनके पक्ष में निर्णय होना चाहिए। इन्हीं की बात पर हमने पहले सी ग्रुप की भर्ती की, ये सब इनकी डिमांड थी। और अगर ये चीज़ें ठीक रही तो और मान के चलिए सप्ताह बाद ये, मुझे तो आप आएंगे नहीं आ पाएंगे, पर आपको ढूंढते हुए मिठाई खिलाने जरूर आएंगे कि भाई हमारा काम हो गया। ऐसी मैं खवा दोगे कि मिठाई अगर रिजल्ट आ गया तो? हाँ, रिजल्ट आते खिला देंगे ये। अच्छा, आपने एबीवीपी का जिक्र किया। हाँ, आज ही 103 बच्चे की ज्वाइनिंग, मतलब हाई कोर्ट से उनको हरी झंडी मिल गई। हाँ, मिलेगी भाई। रुकवाने, कुछ बच्चे रुके हुए हैं। ऐसे ही ये हमारे प्रयास है। रुकवाने वाले अपने प्रयास करेंगे, लगाने वाले अपने प्रयास करेंगे। रुकाने वाले कौन है वो आप जानते होंगे, हम लगाने वाले हैं ये हम जानते हैं। रुकवाने वाले का मुझे नहीं पता, ये तो मेरे ये मित्र बताते रहते हैं, भाई साहब ये गैंग है, वो गैंग है, बहन है, भाई ये सब बताते रहते हैं, क्योंकि मिलते तो सब मुझसे भी है। परंतु लगाने वाले हम लोग हैं। ये सरकार है, खट्टर साहब की सरकार है, ये हम जानते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ, आप अगर जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ कर बात करोगे तो मैं कहता हूँ कि ये सब लोग, इनको पूछना अकेले में शांति में बैठ के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी के जाति का हो, वो ये कहेगा जी मेरे गांव में जितने लोग नौकरी लगे हैं, मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगा जिसके लगने से गांव का व्यक्ति खुश नहीं है। पुरानी सरकारों में एक लगता था 10 नाराज होते थे, क्योंकि उन्हें पता है लगा कैसे है, या तो खर्ची से लगा या पर्ची से लगा। आज कोई व्यक्ति नौकरी लग भी नहीं पाता ना, तो वो धन्यवाद करता है कि जो लगा है फेयर लगा है, तो कुछ है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। एक व्यक्ति मुझे मिला किसी रैली में, कहते भाई मेरे बालक नौकरी नहीं लगे, पर जो लगे मजा आ गया, ऐसी खट्टर जी को मेरी भी मन लगे और ऐसे काम करते रहो। ये जब हमारे जनसंवाद चल रहे थे ना, उस समय किसी स्टेशन पे था मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अलग से व्यक्ति मिला, उसका बच्चा नौकरी नहीं लगा, कहते भाई जो लगे थे जी सा आ गया देख के। और ये इनकी कहानी, आप नेटरल निकल जाओ अकेले। आप तो हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक है जो इसकी वो रखते हैं, एक एक नब्ज को जानते हैं। आपको व्यक्ति मिलेगा, अकेले में बैठ के मिलेगा, रिकॉर्ड पे करेगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेगा। मैं ये कहता हूँ, हमारा विरोधी भी, मैं आपको चैलेंज देता हूँ,
अगर वो किसी पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता नहीं, उसकी मजबूरी नहीं है हमारी आलोचना करना, उसको छोड़कर अगर कांग्रेस का भी, इनेलो का भी जो साधारण कार्यकर्ता है वो कहेगा यार कुछ भी हो, खट्टर जी ने नौकरी तो भाई बड़ी ईमानदारी से दी है, वो आपको कहता है। और ऐसे आप जैसे मित्र ही आके बताते हैं, जो पत्रकार होते हैं बाकी लोगों के, वो बताते हैं, या हम भी जैसे कभी किसी शादी ब्याह में अन्य पार्टी के लोगों से मिल जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं यार आप काम अच्छा कर रहे हो, पर हमारी मजबूरी, हमें तो आलोचना करनी है आपकी। तो ये मोदी जी की और खट्टर जी की यही ताकत है। जब विरोधी भी आपकी प्रशंसा करने लग जाए तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नहीं तो नहीं करते। इतना आसान नहीं होता विरोधी का किसी भी सत्ताधारी पार्टी की तारीफ करना, हमसे भी नहीं होती थी, तो इसलिए वो बड़ा कठिन होता है। इसका मतलब दोनों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमने तो केवल भेदभाव देखा है, चाहे चौटाला साहब की सरकार रही हो चाहे हरियाणा की रही हो, गुड़गांव को केवल लूटने का काम किया है सरकारों ने। ये पहली बार है कि सिरसा का व्यक्ति हो या पलवल का, वो एक ही आवाज़ में बोलता है कि यार ये सरकार ईमानदार सरकार है, खट्टर साहब बेहद ईमानदार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने कैसी लगी, और देखते हैं अभी थोड़ी देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।